Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Medda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स, द करंट जीके ऑफ 27th ऑफ दिसंबर 2022, 2nd ऑफ जनवरी 2021। तो हमारा वीकली करंट जीके का सेशन इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे 27th ऑफ दिसंबर 2022, 2nd ऑफ जनवरी 2021 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, करंट जीके को। चलिए, तो सबसे पहले भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये ओपन हो गया कहां पे? हल्द्वानी, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर ओपन हुआ है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। ये पॉलिनेटर क्या होता है? सबसे पहले तो पॉलिनेटर एक एनिमल होता है जो कि प्लांट के साथ, जो कि प्लांट के ऊपर क्या बनाता है? या तो फ्रूट्स या सीड्स, ठीक है, या तो फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है या सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? ये प्लांट के पोलन के साथ, प्लांट के पोलन के साथ मिलके, ठीक है, लीव्स को उससे उसके ऊपर ये मूव ऑन करता है, पोलन को मूव ऑन करता है, और उसके बाद ये क्या कर देता है? फर्टिलाइजर, उसको फर्टिलाइज कर देता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो बिना पॉलिनेटर के फर्टिलाइज किए हुए प्लांट के ऊपर जो फ्रूट या सीड्स होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमारे पास बीज होती हैं, ठीक है, हनी बीज, शहद हमारे पास आता है, हनी, बटरफ्लाइज जो होती हैं, तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये पॉलिनेटर होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलिनेटर होते हैं। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पे ओपन हो गया? ये ओपन हो गया है उत्तराखंड के अंदर। इसको इनोग्रेट किया गया पीटर स्मेटेक के द्वारा, पीटर स्मेटेक के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, जो कि एक बहुत ही फेमस बटरफ्लाई एक्सपर्ट है। मे बी आपने इनका नाम सुना हो पहले भी, ठीक है। तो एंड इसको बनाया किसने? दैट इज मेड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। इसका जो साइज है वो कितना है? वो 4 एकड़ का है। 4 एकड़ में ये पार्क बनाया गया है एंड इसके अंदर लगभग 40 स्पीसीज, 40 टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, हनी बीज इसके अंदर पाई जाएंगी। दैट इज पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती है, इनकी जो भी स्पीसीज होती है, इनकी जो भी वैरायटीज होती हैं, उसके लिए भारत के अंदर एक सेपरेट, एक पहला पॉलिनेटर पार्क यहाँ पे बनाया गया है। ये बनाया गया है ताकि बेसिकली ऐसी स्पीसीज को हम बचा सके, इनको कंजर्व कर सके, इनकी सुरक्षा हो सके, ताकि इनके हैबिटेट को बचाया जा सके। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हैबिटेट क्या कहता है हमारे पास कि दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं, जितनी भी जातियां हैं, सबको रहने का अधिकार है, सबके पास अपना हैबिटेट होना चाहिए, सबके पास अपना घर होना चाहिए। तो इनके लिए भी अब भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। तो पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? बटरफ्लाइज, हनी बीज, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर, पॉलिनेटर, जो कि प्लांट के साथ मिल, प्लांट के ऊपर क्या करते हैं? या तो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर फ्रूट, ठीक है, या तो सीड्स या फिर फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी। देखिए, ये हॉट एयर बैलून सफारी क्या है? टाइगर रिजर्व। अब हमारे पास जो टाइगर रिजर्व होते हैं, ठीक है, तो भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इज कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट। तो भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व है, अब इन टाइगर रिजर्व में जब हम घूमने जाते हैं, एक तो होता है जंगल सफारी, ठीक है, कि एक गाड़ी में बिठा के हमें घुमाते हैं, बंद गाड़ी होती है, ठीक है, जिसके अंदर एनिमल हम देखते हैं, ओपनली होते हैं। अब ये हॉट एयर बैलून क्या है कि ऊपर हवा में उड़ते हुए, ऊपर हवा में उड़ते हुए आप देखेंगे जानवरों को, आप हवा में उड़ते हुए जानवरों को देखेंगे, ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो भारत में पहला ये हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च किया गया है कहां पे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ये लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहां पे है? ये है बच्चों मध्य प्रदेश में। यह है मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली इस टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है भारत का पहला टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी। एंड इसको लॉन्च किसने किया? मतलब इस सर्विस को बनाया किसने है? तो इसको बनाया है जयपुर बेस एक कंपनी है, स्काई वॉर्ड्स। स्काई वॉर्ड्स ने बेसिकली इसको बनाया, ये ऑपरेट करने वाली है इसको, ये हॉट एयर बैलून सफारी, ये हॉट एयर
बैलून सफारी। तो टूरिस्ट जो होंगे वो जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं इनको ऊपर से देख सकेंगे, ऊपर से देख सकेंगे सेफ्टी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको समझ में आया होगा कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। एक सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको यही पूछा जाए कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून टाइगर सफारी कहाँ लॉन्च किया गया। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है पेपर के अंदर। तो यहां से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है, वो किस तरह से निकल के आते हैं, वो इसी तरह से निकल के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला निमोनिया वैक्सीन, भारत की पहली निमोनिया वैक्सीन, भारत की अपनी बनाई हुई निमोनिया वैक्सीन, इसका नाम है न्यूमोसिल। इसका नाम दिया गया न्यूमोसिल। इस न्यूमोसिल को बनाया किसने? इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, इसने बनाया है, जो कि कोविड की वैक्सीन को लेकर भी काम कर रहा था। तो न्यूमोसिल किसने बनाया? ये बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। किसके साथ मिलके? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड पाथ लैब्स के साथ मिलके। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखिए बिल गेट्स के बारे में आपको पता होगा। तो बिल गेट्स और उनकी वाइफ का नाम है मेलिंडा गेट्स। उनका जो चैरिटेबल ग्रुप है उसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड पाथ लैब के साथ मिलके क्या बनाया है? एक न्यूमोनिया का वैक्सीन बनाया, दैट इज न्यूमोसिल। ठीक है, निमोनिया का वैक्सीन बनाया है न्यूमोसिल। तो नाम पता होना चाहिए और किसने बताया ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो अभी हम निमोनिया वैक्सीन की बात कर रहे थे, तब माइंड में ये चल रहा था कोरोना वायरस, क्योंकि पिछले एक साल से हम यही देख रहे हैं, लगभग एक साल हो चुका है, हम यही देख रहे हैं क्या? कोरोना वायरस। तो भारत के अंदर इमरजेंसी बेसिस पे लॉन्च कर दी गई है कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो एक नहीं दो वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है, एक नहीं दो वैक्सीन को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो देखते हैं कौन कौन सी दो वैक्सीन हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका, जो कि एक फार्मा कंपनी है फॉर्म, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर किसके साथ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया है कोविशील्ड। उसके बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो ये दो वैक्सीन भारत में लॉन्च कर दी गई है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। तो हमारे जो पहले फ्रंट वर्कर्स हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सेज, फार्मा स्टाफ, एंड उसके बाद हमारे जो जवान हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारे पुलिसकर्मी, तो जो पहले फ्रंट लाइनर्स है, पहले उनको ये वैक्सीन मिलने वाली है। ये सरकार ने अनाउंस कर दिया है। और सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि भारत के अंदर जो हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा, जिसके ऊपर जुलाई 2021 तक ये पूरा होगा इन पर्सन्स को वैक्सीन देवाना। तो कोविशील्ड किसकी है? कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। तो दोनों ही वैक्सीन को अभी लॉन्च कर दिया गया है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। इसके बाद भारत के अंदर और भी वैक्सीन कतार में अभी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया है, एक बिल को ड्राफ्ट किया है, दैट इज स्मोकिंग को लेके। टबैको प्रोडक्ट हो, स्मोकिंग प्रोडक्ट हो, इनको लेके। अब ये बिल क्या है? ये बिल है सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब सरकार ने सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स जो हमारा बिल है, एक्ट है, उसको अमेंड करने की ठान ली है। लास्ट आई थिंक ये बिल अमेंड हुआ था 2003-4 के आसपास। उसके बाद अब ये बिल अमेंड किया जा रहा है। अब भारत के अंदर स्मोकिंग को लेके अभी तक सरकार ने जो लीगल एज की हुई है वो है 18 ईयर्स की। 18 ईयर्स के अबव का कोई भी व्यक्ति, 18 साल की उम्र से ऊपर का कोई भी व्यक्ति तंबाकू प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकता है, ठीक है, चाहे वो सिगरेट हो चाहे अदर टबैको प्रोडक्ट्स हो। बट अब सरकार इसको 18 से 21 पे लेके जाने वाली है।
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सरकार इसको लेके जाने वाली है 21 साल तक, कि मिनिमम एज जो टबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की रहेगी वो रहेगी 21 ईयर्स। इसी के साथ साथ बहुत सारे अदर प्रोविजंस भी इस बिल के अंदर चेंज किए जा सकते हैं, कुछ और अमेंडमेंट्स भी हो सकती है। आइए देख लेते हैं कुछ अमेंडमेंट्स को। तो अमेंडमेंट्स क्या कहती हैं, तो 18 साल से कम व्यक्ति को अभी की लिमिट है। अब सरकार क्या कहती है कि 21 साल 21 ईयर से एज के किसी भी व्यक्ति को टबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। 21 साल से कम किसी भी व्यक्ति को टबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। ना तो उसको दिया जाएगा, ना वो बेच सकता है, ना वो कंज्यूम कर सकता है। और इसी के साथ साथ किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल हो कोई कॉलेज हो, उसके 100 मीटर के दायरे में टबैको प्रोडक्ट्स का जो बिक्री है वो नहीं होना चाहिए। टबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री और उसका कंजप्शन नहीं होना चाहिए 100 मीटर के दायरे में। तो ये सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारा ये जो सिगरेट एंड टबैको अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट था, उसका सेक्शन 7 अमेंड किया गया है। अब ये सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो भी टबैको प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी टबैको प्रोडक्ट होंगे वो प्रॉपरली सील्ड पैक्ड में बिकने चाहिए, प्रॉपरली सील्ड पैक्ड में ही बिकने चाहिए। ये कहता है सेक्शन 7 ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, कि ये टबैको प्रोडक्ट्स जो होंगे ओरिजिनल पैकिंग में और प्रॉपर सील्ड पैकिंग में बिकने चाहिए। इसके अलावा कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन इसको प्रोड्यूस सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको फॉलो अप ना किया जा सके, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर इनको बेच रहा है, खरीद रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करेगा और बेचेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि छोटी से छोटी पैकिंग आनी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी वाली पैकिंग बेचनी है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को एक सिगरेट चाहिए, ठीक है, और आप उसे 50 सिगरेट की डिब्बी दे दो। मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी बिक सके, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी बिक सके, उस हिसाब से पैकिंग होनी चाहिए, ये सरकार कह रही है। ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, अभी तो बिल ड्राफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर इस सेक्शन दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेक्शन 7, ये जो प्रोविजन अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी सेक्शन 7 का प्रोविजन है। और सेक्शन 7 अभी हमने पढ़ा भी था कि प्रॉपर सील्ड पैक होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 7 का अगर उल्लंघन होता है तो क्या हो सकता है, तो सेक्शन 7 के उल्लंघन पे 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। बट अगर फिर से रूल तोड़ा गया, ठीक है, यानी कि एक बार तो लग गया उसके बाद भी नहीं सुधरे, तो वो जेल जो है वो 5 साल तक जा सकती है और जो फाइन है वो 5 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह पे जहां पे स्मोकिंग करना या टबैको प्रोडक्ट्स का सेवन करना मना होता है, ठीक है, वहां पे अगर कोई पर्सन इसका यूज करता है तो 200 रुपए का फाइन होता है। अब 200 रुपए का फाइन नहीं, अब होगा 2000 रुपए का फाइन, अब होगा 2000 रुपए तक का फाइन, 200 का फाइन नहीं होगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या ऐसे एरिया में जहां पर स्मोकिंग करना मना है और कोई पर्सन वहां पे जाके स्मोकिंग करता है, ठीक है, या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन करता है। उसके बाद कोई कंपनी सरकार ने जो इसको बनाने वाले हैं या इसको बेचने वाले हैं, दोनों ही रूल्स में और अमेंडमेंट कर दी है, ठीक है, कि कोई पर्सन अगर ऐसे व्यक्ति को 21 साल से कम के व्यक्ति को तंबाकू प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, या मजबूरन कर रहा है कि तुम्हें ये सेवन करना ही पड़ेगा, तो उसको 1 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ये चीजें आगे फिर से प्रोसीड होती हैं तो 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स जो भारत के अंदर बैन है, ठीक है, जिसको सरकार ने मना किया हुआ है, जैसे ई सिगरेट्स को सरकार ने बैन कर दिया था, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर कोई बनाया जाता है या बेचा जाता है, तो अगर कोई कंपनी बेच रही है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो बैन है, तो भी उसके लिए सेम प्रोविजन है। या फिर कंपनी जो बना रही है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो बैन है, ठीक है, ऐसी सिगरेट्स जैसे ई सिगरेट्स में मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो बैन है, कोई कंपनी अभी भी बना रही है, तो उसको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। तो सरकार ने जो
टोबैको प्रोडक्ट्स और स्मोकिंग एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल ड्राफ्ट किया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा और एक अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। तो 21 साल उम्र हो रही है किसकी, टबैको प्रोडक्ट्स के सेवन की, कहाँ से, 18 से। अभी 18 है और ये फ्यूचर में हो जाएगी 21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलाम 5। देखिए भारत की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला सॉलिड प्रोपल्जन रॉकेट इंजन, ठीक है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज इंजन। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है, भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने बनाया है एक सॉलिड प्रोपल्जन रॉकेट इंजन। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी है, एरोस्पेस कंपनी, और इसको नाम दिया गया कलाम 5। इसको नाम दिया गया कलाम 5, अब्दुल कलाम जी के नाम पे कलाम 5 इसको दिया गया। और बेसिकली इन्होंने, इसी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक रॉकेट भी बनाया हुआ है, दैट इज विक्रम 1। विक्रम, that is on the name of Vikram Sarabhai, the founder of Indian Space Research Organization and the first chairman of Indian Space Research Organization। विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम यहाँ पे बनाया गया है। तो दिसंबर 2021 में यहाँ पे मिशन भेजा जाएगा, क्लियर। तो उसके चलते हुए विक्रम 1 यहाँ पे वर्क करने वाला है, विक्रम 1। तो विक्रम 1 को लॉन्च किया जाएगा कब, दिसंबर 2021 में। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल ओशन। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चलता है दैट इज डिजिटल इंडिया अभियान। तो डिजिटल इंडिया अभियान के चलते हुए अब सरकार ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल ओशन, कि ओशन से रिलेटेड जितने भी जानकारी है, ठीक है, ओशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ओशन डाटा मैनेजमेंट है या जो भी चीज़ें ओशन से जानकारी है, चाहे वो मौसम विभाग हो, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर जो भी ओशंस होते हैं उन सब की मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उन सब के लिए एक डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इसको बनाया किसने, इसको बनाया है हैदराबाद बेस्ड एक हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर, उसने इसको डेवलप किया है। तो डिजिटल ओशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने का, डिजिटल वे में प्रोवाइड करवाने का काम करने वाला है। तो दैट इज डिजिटल ओशन। इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, तो दैट इज अ वेबसाइट। नेक्स्ट इज भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित मेटेरोलॉजिकल सेंटर। तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया है, भारत का सबसे ऊंचाई वाला मेटीरियोलॉजिकल सेंटर। कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको किया गया लेह में। इसको लेह में लॉन्च किया गया, कहाँ पे, लेह के अंदर। लेह कहाँ पे, लद्दाख में। अब लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और करगिल। तो ये काम करने वाला है लेह और करगिल में। लेह और करगिल के अंदर जो सारी जानकारी है मौसम की, ऊपर वेदर कैसा रहने वाला है, आगे बेसिकली हमारी फोर्सेस भी हैं वहाँ पे, बॉर्डर एरिया भी है, तो वहाँ पे प्रॉपर जानकारी देने के लिए इसको बनाया गया है। अभी तक IMD की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ऊंचाई वाला, ठीक है, सबसे ऊंचाई वाला अभी तक अगर कोई सेंटर था वो था अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के अंदर। अब ये बनाया भारत का सबसे ऊंचाई वाला, सबसे हाईएस्ट मेटेरोलॉजिकल सेंटर, लगभग 3500 मीटर की हाइट पे इसको बनाया गया है, 3500 मीटर की हाइट पे। और IMD की अगर मैं बात करूं, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अब तक भारत के अंदर 28 मेटीरियोलॉजिकल सेंटर बना चुका है IMD। 28 सेंटर है भारत के अंदर अभी तक। तो ये जो सेंटर बनाया गया है ये भारत का सबसे ऊंचाई वाला मेटीरियोलॉजिकल सेंटर है। इसको कहाँ बनाया गया, इसको बनाया गया लेह के अंदर, लेह लद्दाख में। तो पूरे मौसम की जानकारी, ठीक है, ये देने वाला है यहाँ पे ये मेटीरियोलॉजिकल सेंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 प्लेसेस पे, 6 राज्यों के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा। देखिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये एक टेक्निकली नेम है, ठीक है। किस चीज़ को दिया गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर
इन 6 प्लेसेस पे, ये 6 प्लेसेस हमारे पास है, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा। इन 6 प्लेसेस पे हर जगह पे एक एक हजार घर बनाए जाएंगे, एक एक हजार घर बनाए जाएंगे इन 6 के 6 प्लेसेस पे। और ये एक एक हजार घर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाएंगे, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्लैट्स को, घर जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत ही अच्छे वे में और इजीएस्ट वे में और जल्दी वे में बनाना, दैट इज अ टेक्निकल नेम अंडर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट। और कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है? दैट इज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो इन 6 शहरों में अगले 12 महीनों के अंदर अंदर एक हजार घर बना दिए जाएंगे, एक हजार घर बना दिए जाएंगे। दैट इज अंडर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। तो ये 6 प्लेसेस आपको ध्यान में रखने हैं। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज हमारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, इसने क्या किया, इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और नेस्कम फाउंडेशन के साथ टाई अप किया, उसके साथ कैलिब्रेशन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनको फर्दर स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको फर्दर गाइडेंस देने के लिए, ताकि उनको जॉब्स इजीली वे से मिल सके, वो अच्छे वे में अपनी पढ़ाई कर सके। एंड ये सारा का सारा जो ज्ञान, ये स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज थ्रू द भारत स्किल पोर्टल, दैट इज थ्रू द भारत स्किल पोर्टल्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत स्किल पोर्टल्स के थ्रू इन आईटीआई स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट के साथ नेस्कॉम फाउंडेशन। नेक्स्ट, सरकार ने आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, बट सरकार ने यह भी बोला है कि ये जो आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट होगा एंड जो आकाश मिसाइल भारत में यूज होता है वो उससे डिफरेंट रहने वाला है। देखिए, आकाश मिसाइल जो है ये हमारी इंडियन एयरफोर्स और हमारी इंडियन नेवी दोनों यूज कर रही है। लगभग पिछले 5-6 सालों से दोनों फोर्सेस हमारी इसको यूज कर रही हैं। इंडिजीनियसली बनाया हुआ है, हमने खुद बनाया था आकाश मिसाइल। एंड बेसिकली इसके फीचर्स जान लेते हैं। 25 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मेन चीज होती है, को ध्यान में रखना है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। तो अब इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, दूसरे देशों में। बट जो टेक्नोलॉजी, जो आकाश मिसाइल अभी हमारी एयरफोर्स और आर्मी यूज कर रही हैं, इसके कुछ फीचर्स उससे डिफरेंट रहने वाले हैं। सेम हम एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, ये कैबिनेट ने साथ में जानकारी दे दी है। चलिए, भारत और वियतनाम ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, पासेक्स। हालांकि पासेक्स एक्सरसाइज भारत काफी देशों के साथ करता है, बट यहां पे इंडिया और वियतनाम के बीच में अभी इसको कंडक्ट किया गया। कहां पे? साउथ चाइना सी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, साउथ चाइना सी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया भारत और वियतनाम नेवी के बीच में। दैट इज पैसेज एक्सरसाइज। लास्ट भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसको करा था, पैसेज एक्सरसाइज को। अभी साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम के साथ कंडक्ट किया गया। भारत और वियतनाम ने पिछले हफ्ते एक दूसरे के साथ 7 MOU भी साइन कर रहे थे, दैट इज इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, अदर एनर्जी सेक्टर हो गए, ठीक है, एरोनॉटिकल, स्पेस सेक्टर। इस सेक्टर्स में भारत ने वियतनाम के साथ MOU भी साइन किए थे। एंड अभी नेवल को लेके एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसमें भारत की तरफ से INS किल्तन ने हिस्सा लिया, INS किल्तन, इंडियन नेवल शिप किल्तन। अब ये INS किल्तन पहले वियतनाम गया हुआ था। कैसे? भारत का मिशन सागर। देखिए, भारत सरकार ने कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए अपने पड़ोसी देशों को, अपने फ्रेंडली कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए चलाया था मिशन सागर। तो मिशन सागर 3 पहले 1 चला, फिर फेज 2, फेज 3 के अंदर अभी ये INS किल्तन जो हमारा है ये वियतनाम पहुंच चुका था। और क्या करके आया ये 15 टन्स जो मटेरियल है, खाना हुआ या अदर नेसेसरी आइटम्स जो फ्लड के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, ऐसी चीज़ों में रिक्वायर्ड होती है, तो ये वहाँ पे पहुँचा के आया।
ये वहां पे पहुंचा के आया। वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, वो है हनोई। एंड करेंसी जो जहां पे चलती है वो है वियतनामीज डोंग, वो है वियतनामीज डोंग। आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुवीर, इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर। भारत सरकार ने आईएनएस सिंधुवीर सौंप दिया म्यांमार नेवी को, म्यांमार नेवी को सौंप दिया। म्यांमार नेवी का 73rd फाउंडेशन डे था, उसके चलते हुए भारतीय नेवी ने आईएनएस सिंधुवीर दे दिया म्यांमार की नेवी को। तो बेसिकली म्यांमार नेवी ने इसका नाम बदल लिया है, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया यूएमएस मिने थेन खाटू, इसका नाम अब रख दिया गया। अब ये म्यांमार नेवी की पहली आर्सेनल जो सबमरीन है। भारत सरकार ने, इंडियन नेवी ने इसको 1988 में ऑपरेशन किया था, इसको इंडक्ट किया गया था कहाँ पे, इंडियन नेवी के अंदर। अभी इसको सौंप दिया गया है म्यांमार को, अभी इसको सौंप दिया गया है म्यांमार को। एंड किस कंपनी ने सौंपा है, दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने इसको रिफर्बिश किया, दोबारा से बनाया और म्यांमार को सौंप दिया, म्यांमार को सौंप दिया। कौन सा हमारा जो सबमरीन हमने दिया है, सिंधुवीर। सिंधुवीर कौन सी देश को दिया है, म्यांमार को हमने दिया, म्यांमार। भारतीय नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलके, भारतीय नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलके एक एयर कंटेनर, एयर ड्रॉप कंटेनर बनाया, दैट इज सहायक एनजी, सहायक एनजी। और ये भारत का पहला इंडिजीनियसली बनाया हुआ एयर ड्रॉप कंटेनर है। एयर ड्रॉप कंटेनर मतलब हमारा कोई एयरक्राफ्ट, हमारा एयरक्राफ्ट ऊंचाई से, ठीक है, हमारा एयरक्राफ्ट ऊंचाई से उड़ता हुआ एयर ड्रॉप्स को, मतलब जो आर्मी का सामान होगा उसको ड्रॉप कर देगा नीचे सीधा। तो ऐसे हमने एयर ड्रॉप कंटेनर बनाया है, सहायक एनजी, जिसको ऊंचाई से फेंका जा सकता है, जिसके लिए हमारे जो एयरक्राफ्ट है उनको लैंड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से भी इसको ऊपर से भी इसको फेंक सकता है। उसको लैंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, उसको लैंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, वो ऊपर से भी इसको फेंक सकता है। क्लियर। तो आगे हम इसकी अगर बात करें तो कितना लोड ये सह सकता है, तो 50 केजी, 50 किलो तक का ये लोड कैरी कर सकता है और किसी भी एयरक्राफ्ट से ये ड्रॉप किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। क्लियर, इसको ड्रॉप किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा करंट जीके ऑफ 27 ऑफ दिसंबर टू 2 ऑफ जनवरी 2021। क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। एंड क्लास का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड नया साल आप सभी को मुबारक हो। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।